आज हमारा कंजंक्शन का लेक्चर नंबर 2 है और पिछले क्लास में हमने कंजंक्शन के टाइप पढ़े थे कि कंजंक्शन कितने टाइप के होते हैं और उसके कुछ रिलेटेड सेंटेंस नहीं पढ़े थे। हमने क्या-क्या कंजंक्शन का टाइप पढ़ा था, उसमें पहले पढ़ा था कि एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। उसके बाद हमने कहा था जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है वो भी 4 टाइप का होते हैं। कौन-कौन? एक एक्युमुलेटिव कंजंक्शन जो जोड़ने का काम करता है, वो क्या था? एंड था। उसके बाद हमने कहा था अल्टरनेटिव कंजंक्शन जो कि ऑप्शंस को कनेक्ट करता है, जैसे ही और सी बीटे नहीं, मतलब यहाँ ऑप्शंस को कनेक्ट कर, जैसे और नॉर, ये क्या था? अल्टरनेटिव कंजंक्शन। उसके बाद हमारे एडवर्सेटिव कंजंक्शन, ऐसे कंजंक्शन जो एडवर्स रीजन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाए, जैसे था बट और येट। उसके बाद कुछ हमने और भी कंजंक्शन पढ़ा था, जैसे कि सो, और जो सो है वो ऐसे रिजल्ट को एक्सप्रेस करता है जो लॉजिकल रिजल्ट को एक्सप्रेस करता है। वैसे फिर जो फॉर कंजंक्शन वो कैसे करते हैं? वो रीजन देते, कोई काम हुआ उसका क्या रीजन है, तो ये सब कहते हैं। ये सो और फॉर, ये कौन सा कंजंक्शन थे? इलेटिव कंजंक्शन। इलेटिव कंजंक्शन तो कोई कंडीशन हो गया या फिर कोई क्वेश्चन हो गया, तो उसका जो कंक्लूजन मैंने निकाला कि इस क्वेश्चन का, इस सिचुएशन का क्या कंक्लूजन होगा, और उस कंक्लूजन को एक्सप्रेस करने के लिए जो हम कंजंक्शन यूज करते हैं वो क्या था? सो और फॉर था। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के भी टाइप पढ़े थे कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम वो क्या था? एज सून एज, अनटिल, आफ्टर, बिफोर, ये सब क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम। जब हमें टाइम को एक्सप्रेस करना होगा तो ये सब यूज। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ प्लेस, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कंडीशन, जब हम कोई कंडीशन सपोज कर लेते हैं, जैसे इफ है, अनलेस है, सिर्फ क्या? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ था प्रोवाइडेड दैट है। उसके बाद हमें कहा था सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ रीजन, बिकॉज है, सिंस है, फॉर है, और किसी चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी कुछ कंजंक्शन था। दैट है, दैट था फैक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट है। इस प्रकार से हमने पढ़ा था। उसके बाद कुछ सेंटेंसेस भी पढ़े थे। उसमें हमने कहा था कि हमारे पास कुछ एक और टाइप के कंजंक्शन होते हैं, जो क्या था? कोरिलेटिव कंजंक्शन, जैसे नाइदर नॉर, आइदर और। तो ये सब क्या है? कोरिलेटिव कंजंक्शन, पेयर में ही यूज होते हैं। ऐसा तो अगर हमने और को एज ए आइदर किया और आइदर को हमने एज ए कंजंक्शन यूज किया, तो ये किसके साथ यूज होगा? और के साथ यूज होगा। अगर नाइदर को हमने एज ए कंजंक्शन यूज करना चाह रहे हैं तो वो नॉर के साथ ही यूज होगा। अगर हम एज ए कंजंक्शन यूज करना चाह रहे हैं तो ये कोई जरूरी नहीं था कि नाइदर जो है और नाइदर यूज होगा तो और यूज होगा, बट अगर हम एज ए कंजंक्शन यूज करें तो नाइदर नॉर के ही साथ यूज होगा, आइदर और के ही साथ ही यूज होगा। और हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का भी पढ़ा था। ये सब हमने पढ़ लिया था। तो आज हम उससे आगे पढ़ते हैं। चलिए कुछ सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं फिर से। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि ये जो कंजंक्शंस होते हैं ये क्या करते हैं? कनेक्ट करने का काम करते हैं। किसको कनेक्ट करने का काम करते हैं? या तो दो सेंटेंस को, या तो दो वर्ड को, या तो दो फ्रेज को, या तो दो क्लाउज को। तो हमें ये देखना है कि करना क्या है, हमें कनेक्ट करना है या नहीं करना है। ठीक, तो हम पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं। मैंने लिखा है ही विल नॉट गो देयर, ही विल नॉट गो देयर इवन इफ यू रिक्वेस्ट हिम। तो क्लाउज क्या होता है? हमने पढ़ाया था जब हम सेंटेंस चैप्टर पढ़ा रहे थे, उसमें हमने पढ़ाया था क्लाउज क्या होता है। क्लाउज ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जिसके पास अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। ठीक, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है वो भी हमने सेंटेंस चैप्टर में पढ़ाया है। तो आप, अगर आपको नहीं पता है क्लाउज क्या होता है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है, तो आप ये ग्रामर सीरीज का फर्स्ट लेक्चर में ही आपको सेंटेंस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके 3 लेक्चर तीनों देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। ये क्या? ही सब्जेक्ट, ही विल नॉट गो देयर, ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया, ये क्लाउज हो गया, ये पूरा एक क्लाउज हो गया। इवन यू रिक्वेस्ट हिम, तो ये क्या होगा? यहाँ फिर से ये एक सब्जेक्ट हो गया और ये इसका प्रेडिकेट हो गया, ये क्लाउज 1 हो गया और ये क्लाउज 2 लिखा। ठीक, मैंने 2 क्लाउज लिखा है और 2 क्लाउज में एक क्या है? रिलेशन है। क्या रिलेशन है? कि ही विल नॉट गो देयर। तो इस क्लाउज में और इस क्लाउज में एक रिलेशन है, क्योंकि एक पूरा एक ही सेंटेंस है। ये पूरा ये ही विल नॉट गो देयर इवन इफ यू रिक्वेस्ट हिम, ये पूरा एक ही सेंटेंस। क्यों एक ही सेंटेंस? क्योंकि हमने एक ही फुल स्टॉप यूज किया है। तो जहाँ सेंटेंस का एंड होता है वहाँ फुल स्टॉप यूज करते थे, मतलब ये पूरा एक ही सेंटेंस। और एक सेंटेंस में हमारे पास 2 क्लाउज है, क्लाउज 1 और क्लाउज 2। और हमें क्या पता है कि हमें अगर एक सेंटेंस में 2 क्लाउज लिखते हैं तो हमें उसे कनेक्ट करने के लिए कंजंक्शन लिखना पड़ता है। तो कंजंक्शन तो है नहीं। तो ये जो मैंने इवन लिखा है, ये जो मैंने इवन लिखा है, ये कंजंक्शन नहीं है, ये क्या है? एक एडवर्ब है। क्या है? ये एम्फेसाइजिंग एडवर्ब है। एम्फेसाइजिंग एडवर्ब, ये एम्फेसिस करने के लिए यूज किया जाता था। हमको यहाँ एक
कंजंक्शन चाहिए। इवन एक क्या है, एम्फेसाइजिंग एडवर्ब है, जिस बात के कौन एम्फेसिस करके मतलब जोर दे के बोलना चाहते हैं उसके साथ हम इवन लिखते हैं। हमें एक एडवर्ब चाहिए, हम ये बोलना चाह रहे हैं ही विल नॉट बोलते वो नहीं जाएंगे, इसके बावजूद कि तुम रिक्वेस्ट करो। हमने कहा कि यहाँ हमने कंडीशन दे दिया कि तुम्हारे रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो नहीं जाएगा, ये क्या है, एक कंडीशन है। और कंडीशन के लिए हमारे पास क्या है, क्या है कंजंक्शन। हमने जब सबनेट कंजंक्शन पढ़ा तो हमने कहा था कंडीशन, कोई कंडीशन हो गया, कोई सिचुएशन हो गया, अगर हम उसको सपोज कर लेते तो उसके लिए जो हमें सबनेट कंजंक्शन यूज करना पड़ता है वो क्या है, इफ है, अनलेस है, प्रोवाइडेड दैट है। ये सब क्या है, ये सबनेट कंजंक्शन ऑफ सिचुएशन है, कंडीशन है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इवन इफ हो जाएगा। ठीक, ये हमारा हो गया सेंटेंस। ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो हमने एक कंडीशन लिखा था और इवन क्या कर रहा है, तो इवन क्या कर रहा है, इस क्लाउज के लिए इस इफ क्या है, कंजंक्शन हो गया। इवन इफ यू रिक्वेस्ट, ये कंजंक्शन किसका हो गया, इस क्लाउज का, इस क्लाउज का मेरा क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। इवन क्या कर रहा है, उस क्लाउज को एम्फेसिस कर रहा है कि इसके बाद भी तुम अगर तुम उसको रिक्वेस्ट भी कर लो फिर भी वह नहीं जाएगा, ये एम्फेसिस कर रहा है। बस हमें ऐसा लग रहा होगा कि ये इवन क्या है, कंजंक्शन, बट ये कंजंक्शन नहीं है, ये एडवर्ब है। अब ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, ये पूरा एक क्लाउज हो गया। देन वॉच द मूवी, तो यहाँ अगर हम देखें, यहाँ अगर हम देखें इस सेंटेंस में हमारे पास एक ये प्रीडिकेट है। प्रीडिकेट क्या होता है, प्रीडिकेट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसमें एक मेन वर्ब होता है। एक सेंटेंस का क्या दो पार्ट होता है, एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट। सब्जेक्ट के छोड़कर जो पार्ट बच गया वो क्या होता है, प्रीडिकेट को होता है। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, और ये कौन सा पार्ट बच गया, फिनिश्ड हिज होमवर्क। तो प्रीडिकेट में मेन वर्ब का होना बहुत जरूरी है। ये हमारा एक प्रीडिकेट है, प्रीडिकेट। तो क्या करेगा, ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, तो पहले वो होमवर्क को फिनिश करेगा, ये काम हो गया। वर्ब क्या शो कर रहा है, एक्शन के पहले वो फिनिश करेगा। उसके बाद क्या करेगा, देन क्या शो कर रहा है, ये एडवर्ब है। ये क्या है, एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम या एडवर्ब ऑफ सीक्वेंस, दोनों होता है। हम क्या शो करना चाह रहे हैं कि पहले वो क्या करेगा, पहले वो होमवर्क को फिनिश करेगा, उसके बाद वॉच करेगा मूवी। तो हम सीक्वेंस शो करना कि पहले ये करेगा फिर वो करेगा। तो यहाँ दो एक्शन काम करेगा, पहले ये करेगा, पहले फिनिश करेगा और फिर वॉच करेगा। तो हमारे पास यहाँ दो प्रीडिकेट है, दो प्रीडिकेट है, और दोनों प्रीडिकेट के एक कॉमन सब्जेक्ट है। अगर हमें दो प्रीडिकेट लिखा है एक कॉमन सब्जेक्ट के लिए, तो हमें उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। दोनों प्रीडिकेट को क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ हमें कनेक्ट नहीं किया, तो हमें एक कंजंक्शन की जरूरत है। ये जो देन है वो एडवर्ब है, कंजंक्शन नहीं है। तो हमें यहाँ एक एडवर्ब चाहिए। तो कौन सा एडवर्ब लिख देंगे, यह दो काम करेगा, या दो काम करेगा, तो यहाँ लिख देंगे एंड कंजंक्शन। एंड कंजंक्शन हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये हमको जोड़ना है। एक्युमुलेटिव कंजंक्शन क्या करता है, जोड़ देता है, ये करेगा फिर उसके बाद ये करेगा। ठीक, ये सेंटेंस हमें देखना है। अगर हमने दो प्रीडिकेट लिखा है सेंटेंस में, उस दोनों प्रीडिकेट के लिए हमें एक कॉमन सब्जेक्ट लिखा है, तो हमको उसको जोड़ने के लिए कंजंक्शन लिखना होगा, तो जो हमने यहाँ लिख दिया। और अगर हमें सेंटेंस में दो क्लॉज लिखा है तो उसको भी कनेक्ट करना होगा, बिना कंजंक्शन को उसको कनेक्ट नहीं कर सकते, जो हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया। और इवन और जो दा होता है वो एक, इवन और देन जो होता है एक एडवर्ब होता है, वो कंजंक्शन नहीं है। भले यहाँ देखने से लग रहा होगा कि ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन, क्योंकि वहाँ कंजंक्शन का फंक्शन हमें नीड है, तो हमें लग रहा होगा कि वो कंजंक्शन ही है, बट ये कंजंक्शन नहीं होता। ये क्या होता है, एडवर्ब होता है। एडवर्ब ऑफ एम्फेसाइजिंग एडवर्ब होता है, और ये एडवर्ब ऑफ टाइम या सीक्वेंस होता है। अगर हमें टाइम शो करना हो तो भी यूज करते हैं, और हमें सीक्वेंस शो करना कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ, तो भी हम इसका यूज करते हैं। हम सीक्वेंस शो कर रहे हैं। ठीक, तो हम समझ गए, नोट कर लीजिए। ये हमने देख लिया कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। उसके बाद ये जो हमें लगता है कि ये होगा, ये होगा, ये इसे इवन लगता है कि हमें ये जो इवन वर्ड है, ये जो इवन वर्ड है और ये जो देन वर्ड है, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ एम्फसाइजर। ये क्या है हमारा, एडवर्ब ऑफ टाइम या सीक्वेंस। तो हमें इसको एज ए कंजंक्शन यूज नहीं करना है, भले आपको देखने में कंजंक्शन लग रहा हो, बट ये है क्या,
एडवर्ब है। ठीक ठीक। तो अब कुछ और जो पेयर में यूज होते हैं, तो अगर हमें एम्फेसिस भी करना है, अगर हमें एम्फेसिस भी करना है, जिसको हमने जिस क्लाउज को हमने लिखा है उसको एम्फेसिस भी करना है, तो जैसे हमने कोई कंडीशन सपोज कर लिया और उस कंडीशन को एम्फेसिस करना, तो उसके साथ इवन इफ, इवन दाउ। अगर हमने कोई कंडीशन कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन है, कोई कंट्रास्टिंग सिचुएशन है और उसको एम्फेसिस करना चाह रहे थे, इवन दाउ। कोई टाइम है, इवन व्हेन, उसको एम्फेसिस करना चाह रहे हैं तो इवन व्हेन करके हम कंजंक्शन लिखेंगे। तो कंजंक्शन इसमें हमारा क्या है? कंजंक्शन हमारा सिर्फ यही है, इफ कंजंक्शन है, दाउ कंजंक्शन है, व्हेन कंजंक्शन। इवन क्या कर रहा है? इसको एम्फेसिस कर रहा है। जो इफ है, इफ जिसका कंजंक्शन है, इफ जिस क्लाउज का भी कंजंक्शन होगा, दाउ जिस क्लाउज का भी कंजंक्शन होगा, वैसे व्हेन जिस क्लाउज का भी कंजंक्शन होगा, इवन उसको क्या कर रहा होगा? एम्फेसिस कर रहा होगा। ये सारे क्या है? कंजंक्शन है। ये क्या है? कंजंक्शन। कंजंक्शन ऑफ क्या? कंडीशन। दाउ क्या है? दाउ क्या है? कंजंक्शन ऑफ कंट्रास्ट। कोई ऐसा फैक्ट या फिर कोई ऐसा सिचुएशन जो कंट्रास्टिंग है, जैसे कि किसी ने बहुत मेहनत किया और उसके बाद भी क्या हो गया? फेल हो गया। तो हमने जो रीजन एक्सप्रेस किया वो क्या है? कंट्रास्टिंग। तो कोई अगर मेहनत किया तो क्या होना चाहिए? उसको सफल होना चाहिए, बट फेल हो गया तो क्या हो गया? कंट्रास्टिंग हो गया। कंजंक्शन ऑफ, क्या लिख सकते हैं? ही वर्क हार्ड, इवन दाउ ही वर्क हार्ड ही फेल। तो उसने मेहनत किया उसके बावजूद भी फेल हो गया, तो हमने क्या किया? कंट्रास्टिंग रीजन दिया। तो क्या हो गया? दाउ। ये क्या हो गया? कंजंक्शन ऑफ टाइम। क्या हो गया? कंजंक्शन ऑफ टाइम। और इवन क्या है? ये सब क्या? एम्फेसाइजिंग वर्ड। ये क्या है? एम्फेसाइजिंग वर्ड। उस क्लाउज को एम्फेसिस कर रहा है जिसका ये कंजंक्शन है। ठीक, ये हमने समझ लिया। तो इसको कभी हम अकेला नहीं लिख सकते, सिर्फ इवन नहीं लिख सकते, सिर्फ इवन नहीं लिख, इवन इफ लिख सकते, इवन दाउ लिख सकते, इवन व्हेन लिख सकते, बट सिर्फ इवन लिख के नहीं यूज कर सकते, क्योंकि इवन एक एम्फेसाइजिंग वर्ड है। ठीक, ये आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ मैंने 2 सेंटेंस लिखा है। तो अभी जो मैंने कंसेप्ट बताया उसी कंसेप्ट पे तीसरा नंबर सेंटेंस है। इसमें क्या है कि इवन ही वाज इल ही वेंट टू कॉलेज। ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन है कि वो बीमार है, उसके बाद भी वो क्या जा रहा है? कॉलेज जा रहा है। तो अगर कोई बीमार है तो कॉलेज नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ जो हमने रीजन दिया है, यहाँ जो हमने सिचुएशन को एक्सप्रेस किया क्या? कॉन्ट्रास्टिंग इन नेचर है। और हमें पता है इवन जो है वो क्या है? वो एक एडवर्ब, एम्फेसिस करने के लिए यूज किया जाता है। हमारे पास एक क्लाउज 1 है, क्लाउज 1, और ये क्लाउज 2 है। अगर हमारे पास 2 क्लाउज है और 2 क्लाउज को कनेक्ट करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा एक कंजंक्शन। हमें कौन सा कंजंक्शन की जरूरत है? जो कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन को एक्सप्रेस कर रहा हो। इवन दाउ he was ill, he went to college। ठीक, कि उसके बावजूद भी वो बीमार है, उसके बावजूद वो कहाँ गया? कॉलेज गया। तो यहाँ क्या होना चाहिए? इवन दाउ होना चाहिए। ठीक, ये सिचुएशन हमको समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले सेंटेंस में, जो हमारा अगला कंसेप्ट है। ये हमने समझ लिया कि इवन दाउ, इवन इफ, इवन व्हेन, ये सब जो है सिर्फ उसमें इवन का यूज नहीं कर सकते, बिना कंजंक्शन के नहीं यूज हो सकते। यहाँ हमने इस दाउ कंजंक्शन का यूज इसलिए किया है क्योंकि हमें इस क्लाउज को और इस क्लाउज को कनेक्ट करना, इस क्लाउज के बीच में कनेक्शन चाहिए। क्योंकि ये अलग क्लाउज है, ये एक अलग क्लाउज है, दोनों आपस में रिलेटेड है। और ये क्या है? एक सबऑर्डिनेट क्लाउज है। सबऑर्डिनेट क्लाउज कौन से क्लाउज होते हैं? वो क्लाउज जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होते हैं उसको हम सबऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं, जो हमने पढ़ लिया। ये क्या है? सबऑर्डिनेट क्लाउज। ठीक, अब द रीजन व्हाई ही गॉट लेट, तो द रीजन why he got late is because he had missed the bus. Why he has got late, why he has got late। तो अगर हम why he has got late को देखें, ये हमारा एक सबऑर्डिनेट क्लाउज है। सबऑर्डिनेट क्लाउज है। क्यों सबऑर्डिनेट क्लाउज है? तो हमने कहा था जितने भी WH वर्ड है, हाउ है, व्हेन है, वेयर, ये सब क्या होते हैं?
ये सब याद सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। और जो भी क्लॉज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। ये इसका सब्जेक्ट हो गया, ये इसका प्रेडिकेट हो गया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। उससे आगे हम पढ़ें, ये तो हो गया सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। और ये जो द रीजन हमने लिखा है, ये जो द रीजन हमने लिखा है, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। किसका सब्जेक्ट है, ये इसका सब्जेक्ट है। इज बिकॉज ही हैड मिस्ड द ट्रेन, लेकिन द रीजन इज बिकॉज ही हैड मिस्ड द ट्रेन। तो अगर हम देखें तो ये जो इज है, ये जो इज हमने लिखा है, ये जो इज हमने लिखा है, ये एक लिंकिंग वर्ब है। ये एक लिंकिंग क्या है, वर्ब है। तो लिंकिंग वर्ब के बाद हमें क्या लिखना होता है, कॉम्प्लीमेंट लिखना होता है। अगर आपको नहीं पता है लिंकिंग वर्ब क्या होता है, लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है, वो हमने वर्ब चैप्टर में पढ़ा दिया है। आप लेक्चर सीरीज में जाओगे तो वहाँ आपको वर्ब चैप्टर मिल जाएगा, आप सीक्वेंस में देखोगे तभी समझ आएगा, ऐसे नहीं समझ आएगा। ठीक है, लिंकिंग वर्ब है। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये तो पूरा अलग क्लॉज हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ये क्या हो गया, एक वर्ब हो गया। तो इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, द रीजन है। द रीजन इसका सब्जेक्ट है। अब बिकॉज ही हैड मिस्टर बस, अब हमने रीजन दिया, कौन सा रीजन दिया, उसने बस को मिस क्यों किया, क्योंकि उसने क्या रीजन है उसका लेट होने का, क्योंकि उसने बस को मिस कर दिया। तब हमें ये पता है कि ये जो लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है। तो ये जो पूरा हमने लिखा है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होता है, या तो एडजेक्टिव होता है, या तो एडजेक्टिव होता है। तो अब जो हमने बिकॉज के अंदर लिखा है, ये जो हमने बिकॉज क्लाउज लिखा है, ही हैड मिस द बस, ये पूरा क्लाउज हमने लिखा है, ही हैड मिस द बस, यहाँ तक ये क्या है, एक बिकॉज क्लाउज, यानी एक सबऑर्डिनेट क्लाउज है। तो बिकॉज के साथ लिखा गया जो सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है, बिकॉज के साथ लिखा गया जो सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है, वो कौन सा क्लाउज होता है, ये होता है हमारा, ये होता है हमारा कौन सा क्लाउज होता है, एडवर्ब क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लाउज ऑफ रीजन। हमने बताया था जो बिकॉज है वो रीजन को, सिंस है, बिकॉज है, एज ए क्या होता है, रीजन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। ये किसके रिप्लाई होते हैं, वाई के रिप्लाई होते हैं। जो बिकॉज होता है क्या होता है, ये वाई का रिप्लाई होता है। ये क्या होता है, बिकॉज वाले जो क्लाउज होते हैं वो एडवर्ब ऑफ रीजन होते हैं। बिकॉज वाले जो क्लाउज होते हैं वो क्या होते हैं, एडवर्ब क्लाउज होते हैं। जो बिकॉज वाले क्लाउज होते हैं वो क्या होते हैं, एडवर्ब क्लाउज होते हैं। ये हमने देखा कि जो बिकॉज वाले क्लाउज होते हैं वो वाई का रिप्लाई होता है, और जो वाई का रिप्लाई होते हैं वो एडवर्ब ऑफ रीजन होते हैं। तो मतलब क्या पता चला, ये क्या हो गया, एडवर्ब क्लाउज। ये क्या है, एडवर्ब क्लाउज। पूरा हमारा क्या है, बिकॉज ही हैड मिस्ड द, बस ये क्या है, एडवर्ब क्लाउज है। बट हमें चाहिए क्या, हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए, जो कि या तो नाउन होता है या तो एडजेक्टिव होता है। और हमने क्या पढ़ा था, जो सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है वो तीन टाइप होते हैं, नाउन क्लाउज, या तो एडजेक्टिव क्लाउज, या तो एडवर्ब क्लाउज। तो यहाँ हमें एक नाउन क्लाउज चाहिए। तो ये जो बिकॉज हमने लिखा है ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एडवर्ब क्लाउज बना देता है, और लिंकिंग वर्ब के बाद हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो ऐसा क्लाउज जो कि नाउन क्लाउज बनाता है वो क्या है, वो है हमारे पास दैट और व्हाट। ये क्या बनाता है, नाउन क्लॉज बनाता है। ये क्या बनाता है, नाउन क्लॉज बनाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बिकॉज को हटा देंगे और लिख देंगे दैट। क्या लिख देंगे, दैट। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अगर नाउन की जरूरत है, नाउन क्लॉज की जरूरत है, तो हम वहाँ दैट या व्हाट क्लॉज लिखेंगे। दैट क्या एक्सप्रेस करते किसी फैक्ट को, किसी ओपिनियन को। ये हमें नाउन की जरूरत है कि हमने नाउन क्लॉज लिखा, चूंकि बिकॉज के साथ लिखा गया जो क्लॉज होता है वो एडवर्ब क्लॉज होता है, और हमें यहाँ एडवर्ब नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, नाउन चाहिए। ठीक, तो हमने दैट लिख दिया। ये नाउन भी होते हैं और समटाइम एडजेक्टिव भी होते हैं, तो दोनों में से कुछ भी हो हमें तो मिल गया लिंकिंग, और के बाद कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा सेंटेंस सही हो गया। तो हमें क्या पता चला कि अगर हमें किसी क्लाउज को, अगर हमने किसी क्लाउज को एज ए सब्जेक्ट लिखा है, या फिर एज ए ऑब्जेक्ट लिखा है, या फिर एज ए कॉम्प्लीमेंट लिखा है, तो हम या तो नाउन क्लाउज लिखेंगे या तो एडजेक्टिव क्लाउज लिखेंगे। ठीक, तो अगर हमें सेंटेंस में, हमें कौन सा क्लाउज चाहिए, अगर हमने क्लाउज को क्लाउज
used as subject or object, then use क्या क्या यूज करना है, नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज यूज करना है। अगर कोई क्लॉज एज ए सब्जेक्ट या फिर एज ऑब्जेक्ट यूज हुआ है तो नाउन क्लॉज यूज करना, वो क्या होते हैं, दैट या व्हाट से होने वाला जो क्लॉज स्टार्ट होने वाला जो क्लॉज होता है वो क्या होता है, नाउन क्लॉज होता है। ये हमें ध्यान रखना है, यहाँ हमने लिख दिया। ठीक, इसी से रिलेटेड एक और सेंटेंस देखते हैं। बिकॉज क्या होता है, इन जनरल रीजन को एक्सप्रेस करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो फिर से लिखा, he had no house, he had no house to live in, surprised everyone, surprised everyone। तो हम सेंटेंस को देखें कि he had no house to live in, he has no house to live in, ये क्या है, क्लॉज है। क्यों क्लॉज है, क्योंकि इसके पास अपना एक सब्जेक्ट है जो कि एक ही है, और had no house to live in ये क्या है, एक प्रेडिकेट है। had no house ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, और had no house to live in ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, पूरा एक क्लॉज है। इस पूरे क्लॉज को हमने इस प्रेडिकेट का सरप्राइज्ड एवरीवन, ये क्या है, एक प्रेडिकेट है। क्यों है एक प्रेडिकेट, क्योंकि हमारे पास यहाँ एक वर्ब है। सरप्राइज क्या है, वर्ब है। तो सरप्राइज जो प्रेडिकेट होता है उसका मेन पार्ट क्या होता है, प्रेडिकेट का मेन पार्ट क्या होता है, वर्ब ही होता है, जो कि हमने सेंटेंस चैप्टर में पढ़ा है। बार बार आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट में दिक्कत हो रहा होगा, बट आपको सेंटेंस का जो 3 लेक्चर वो देखिए, सब क्लियर हो जाएगा। ये हमने, क्योंकि हम 3 लेक्चर 3 घंटा तो यहाँ नहीं पढ़ा सकते हैं। हाँ, ये हो गया। तब ये प्रेडिकेट है, तो इस पूरे प्रेडिकेट का एक सब्जेक्ट चाहिए। इसका सब्जेक्ट क्या है, ये पूरा इसका सब्जेक्ट। अभी तुरंत हमने ये कहा, अगर क्लॉज को यूज करें एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो हमें उसके साथ दैट क्लॉज लिखना पड़ेगा। अब ये क्लॉज है, कोई भी क्लॉज बिना कंजंक्शन के नहीं बन सकता है। किसी भी क्लॉज को बोल रहे कि ये क्लॉज है, तो क्लॉज बिना कंजंक्शन के नहीं बनता है, तो हमको यहाँ क्लॉज लिखना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये नाउन क्लॉज चाहिए, क्योंकि हमने जो सब्जेक्ट यूज किया है तो कौन सा क्लॉज चाहिए, नाउन क्लॉज चाहिए। और नाउन क्लॉज कौन होता है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं वही 3 टाइप होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। और यही क्लॉज जो है ये 3 टाइप होते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में कोई टाइप नहीं होता, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, ये जो 3 जो टाइप होते हैं वो किसके होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज के ही होते हैं। कोऑर्डिनेट जो क्लॉज जो होते हैं इसमें ये सब नहीं होता है। ठीक, तो ये होगा क्या होगा, तो हमें चाहिए नाउन क्लॉज। तो कुल मिलाकर हम इस नाउन क्लॉज कौन होता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ही होते हैं, सॉरी सबऑर्डिनेट क्लॉज ही होते हैं। यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन यूज करना होगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ही यूज करना होगा, क्योंकि नाउन क्लॉज तो सबऑर्डिनेट क्लॉज ही होते हैं। तो यहाँ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करिए, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या है, दैट या व्हाट है। तो हमें यहाँ दैट क्लॉज लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम नाउन क्लॉज लिखना चाहते हैं कि हमें कोई क्वेश्चन नहीं करना, हमें एक बात बताना, फैक्ट बताना कि क्या यूज करना है हमें, दैट। दैट ये कोई फैक्ट है, क्या फैक्ट, दैट ही हैड नो हाउस टू लिव। अगर हम कोई क्वेश्चन होता है, इंट्रोगेशन टाइप के वर्ड को सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो हम व्हाट लिखते हैं, बट हम कोई फैक्ट है, कोई ओपिनियन है, उसको यूज कर रहे हैं एज ए सब्जेक्ट, हम दैट कंजंक्शन लिखेंगे नाउन क्लॉज बनाने के लिए। तो हमने लिखा दैट ही हैड नो हाउस टू लिव इन, सरप्राइज्ड एवरीवन। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। ये पूरा दैट ही हैड नो हाउस टू लिव इन, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा हमारा क्लॉज क्या है, सब्जेक्ट है, जो कि क्या है, एक नाउन क्लॉज है। और नाउन क्लॉज क्या होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, इसलिए हमने यहाँ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लिखा है। ये पूरी नाउन क्लॉज क्या है, सब्जेक्ट है। किसका सब्जेक्ट है, इस प्रेडिकेट सरप्राइज एवरीवन। ठीक, तो हम यही बात ध्यान रखना होता है, अगर हम कभी भी किसी भी क्लॉज को एज ए नाउन क्लॉज लिख रहे हैं तो हमें उसको साथ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लिखना पड़ता है।
अगर हम किसी फैक्ट को, किसी ओपिनियन को एज ए सब्जेक्ट बना के, ओपिनियन को एज ए सब्जेक्ट बना के, एज ए नाउन क्लॉज बना के लिख रहे हैं, तो उसके साथ हमें दैट क्लॉज लिखना होता है। ये बात हमने समझ लिया। ये जो सेंटेंस हमने लिखा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? इट सरप्राइज्ड everyone. It surprised everyone that he had no house to live in. तो क्या सरप्राइज कर दिया? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ जो इट हमने लिखा है, ये जो इट हमने लिखा है, ये क्या है? एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इट क्या है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, जो कि दैट ही हैड नो हाउस टू लिव इन, इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है। इट क्या है? एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, तो प्रोनाउन है, लेकिन ये क्या कर रहा है? इंट्रोड्यूस कर रहा है। इट सरप्राइज्ड एवरीवन, तो हमने इट के जगह पे ये क्या लिखा था? दैट ही हैड नो हाउस टू लिव इन। तो इट क्या कर रहा है? इस दैट, ये जो लिखा है हमने दैट ही हैड नो हाउस टू लिव इन, इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है। इट सरप्राइज्ड एवरीवन, हमने कहा इट सरप्राइज्ड एवरीवन, को कहा क्या सरप्राइज कर दिया सबको? हम पूछेंगे क्या सरप्राइज कर दिया सबको, तो कहेगा दैट ही हैड नो हाउस टू लिव इन। तो इट क्या कर रहा है? इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो इसलिए हमने इट को लिखा है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, दैट ही हैड नो हाउस टू लिव इन, ये जो नाउन क्लॉज है इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो ये हमारा हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका लिखने का दो तरीका है, या तो एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लिख के लिख दें, या तो दूसरा जो फॉर्मेट है, इस दोनों में से किसी भी फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। ठीक, तो दूसरा सेंटेंस हमारा है, फर्स्ट सेंटेंस लिख लो, आई एम हिज सपोर्टर इज अ लाई। आई एम हिज सपोर्टर इज अ लाई, क्या है? झूठ है। तो इस सेंटेंस को पढ़ते हैं और सही करते हैं। सेम लॉजिक है जो इस एग्जांपल में हमने देखा था कि आई एम हिज सपोर्टर इज अ लाई। तो ये जो इज अ लाई एक लिंकिंग वर्ब है, एक लिंकिंग वर्ब है। पूरा जो यहाँ में लिखा है इज अ लाई, ये एक प्रेडिकेट है। ये क्या है? प्रेडिकेट है। और इस प्रेडिकेट के लिए हमने इस पूरी क्लाउज को एज ए सब्जेक्ट बना के लिखा। ये पूरा क्या है? एक क्लाउज है। ये क्लाउज क्यों है? क्योंकि इसके पास अपना एक सब्जेक्ट है और ये क्या है? प्रेडिकेट है। एम क्या है? उसका वर्ब है। इसके पास अपना एक सब्जेक्ट है। ये पूरा क्या है? अपना प्रेडिकेट है। इसके पास अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। ये पूरा क्या हो गया? क्लाउज हो गया। और इस पूरे क्लाउज को हमने एज ए सब्जेक्ट बनाया है। किसका? इस वर्ब का। क्योंकि ये एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, ये क्या है? एक फैक्ट है या फिर एक ओपिनियन है। तो इसको अगर हम एज ए सब्जेक्ट यूज करना चाह रहे हैं, एक नाउन क्लॉज बनाना होगा, और नाउन क्लॉज बना रहे हैं तो एक सबमिट कंजंक्शन लिखना होगा, जो कि है दैट आई एम हिज सपोर्टर, दैट आई एम हिज सपोर्टर इज ए लाई। ये होगा एक तरीका। अब दूसरा तरीका क्या होगा? इट इज अ लाई दैट आई एम हिज सपोर्टर, दैट आई एम हिज सपोर्टर। ये हो गया दूसरा तरीका। ठीक, ये हो गया दूसरा तरीका। ये हमने समझ लिया। ये कंसेप्ट था। ये कंसेप्ट था, अगर हम किसी भी क्लाउज को एज ए नाउन क्लाउज यूज कर रहे हैं
उसके साथ हमें कंजंक्शन लिखना पड़ता है। कौन सा कंजंक्शन? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लिखना पड़ता है, जो कि है दैट। अगर हम किसी फैक्ट को, किसी ओपिनियन को, किसी रिजल्ट को एज ए क्या बनाना चाह रहे हैं, नाउन यूज करना चाह रहे हैं, एज ए सब्जेक्ट यूज करना चाह रहे हैं, एज ऑब्जेक्ट यूज करना चाह रहे हैं, तो क्या हो सकता है? नाउन क्लॉज ही हो सकता है। तो हमें उसको नाउन क्लॉज बनाने के लिए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लिखना होता है, जो कि क्लॉज बिना कंजंक्शन के नहीं होता है। ठीक, ये अगला कंसेप्ट है कि दे विल सक्सीड बिकॉज देयर हार्ड वर्क। तो हमारे पास कुछ वर्ड है, जैसे हो गया बिकॉज, ये हो गया बिकॉज ऑफ, ये हो गया अनलेस, ये हो गया विदाउट, एक हो गया दाउ, एक हो गया डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ, एक और है हमारे पास इन केस और इन केस ऑफ। ये जो सारे हमें पेयर लिखे हैं, इस साइड जो लिखा है सारा का सारा, ये सब क्या है? एक कंजंक्शन है। और इस साइड जितना भी लिखा है वो क्या है? एक प्रीपोजिशन है। मीनिंग सेम है, बट एक प्रीपोजिशन है और एक कंजंक्शन है। तो हमें क्या ध्यान रखना है? जो कंजंक्शन है वो क्लाउज को कनेक्ट करते हैं, तो कंजंक्शन के बाद क्लाउज लिखा जा सकता है। कंजंक्शन के बाद हम क्लाउज लिख सकते हैं, बट प्रीपोजिशन के बाद हम क्लाउज नहीं लिखते हैं। कोई ना कोई, या फिर क्लाउज अगर लिखे हुए रहे तो पूरा का पूरा क्लाउज होगा, इसके थ्रू हम क्लाउज नहीं बनाते हैं। तो कंजंक्शन को हम यूज करते हैं क्लाउज बनाने के लिए। क्लाउज बनाने के लिए, जैसे हमने दैट क्लाउज लिखा था तब वो नाउन क्लाउज बना था, लेकिन जो प्रीपोजिशन वो क्लाउज बनाने के लिए यूज नहीं किया जाता है, इसको रिलेट करने के लिए यूज किया जाता है, दो चीज को आपस में क्या रिलेशन है। तो अगर हम कोई भी वर्ड यूज कर रहे हैं क्लाउज बनाने के लिए, तो ये सारे वर्ड यूज नहीं होंगे। बिकॉज ऑफ, विदाउट, डिस्पाइट, इंस्पायर्ड, इन केस, ये सारे के सारे क्या है? सारे के सारे क्या है? प्रीपोजिशंस हैं। और इस सेम मीनिंग के यहाँ क्या है? बिकॉज, अनलेस, दाउ, इन केस, ये सारे के सारे सेम मीनिंग देने वाले कंजंक्शन है। सेम मीनिंग देने वाले अनलेस, सेम मीनिंग देने वाले कंजंक्शन है। जब तक, इन केस यानी यदि, इन केस यानी यदि के मामले में, ये सारे हमने समझ लिया। अब हम इसको समझते हैं। लिखा है दे विल सक्सीड बिकॉज देयर हार्ड वर्क। बिकॉज देयर हार्ड वर्क, हमने क्या लिखा है? बिकॉज लिखा है, हमने लिखा है बिकॉज। अब बिकॉज हमें लिखा है तो हमें क्या करें? कहा था कि जो बिकॉज जो क्या करेगा, या तो दो वर्ड को कनेक्ट करेगा, या तो दो फ्रेज को कनेक्ट कर रहा होगा, या फिर दो क्लाउज को कनेक्ट कर रहा। तो यहाँ किसको कनेक्ट कर रहा है? यहाँ तो दो क्लाउज है ही नहीं। अगर दो क्लाउज होता तो दो सब्जेक्ट होना चाहिए, देयर, हार्ड वर्क। यहाँ देयर तो सब्जेक्ट होता नहीं, ये पॉजेसिव केस का डिटरमिनर है, सब्जेक्ट तो है नहीं, तो कनेक्ट नहीं कर रहा है। ये जो हमने पूरा लिखा है देयर हार्ड वर्क, ये देयर क्या है? डिटरमिनर है। हार्ड वर्क तो उनका हार्ड वर्क, तो ये वर्क क्या है? नाउन है। कैसा वर्क? तो हार्ड वर्क। इसको हम डिस्क्राइब किया वर्क, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। वर्क किनका है? इसके लिए हमने एक डिटरमिनर लिखा, यानी पूरा जो ग्रुप ऑफ वर्ड है, यानी पूरा जो फ्रेज है वो क्या है? एक नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज, हम फ्रेज चैप्टर में पढ़ा है कि कितने टाइप के फ्रेज होते हैं, हमने फ्रेज चैप्टर खत्म कर लिया। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, हम कैसे नाउन फ्रेज होता है, कैसे एडजेक्टिव फ्रेज होता है, कैसे डिसाइड करते हैं जिसका क्या नाम है, वो भी हमने पढ़ लिया है। ठीक, ये हमने समझ लिया ये नाउन फ्रेज है। अगर ये नाउन फ्रेज ये क्लाउज नहीं है, तो यहाँ हमने जो कंजंक्शन लिखा है वो कंजंक्शन नहीं यूज होगा, यहाँ क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन यूज होगा। चूंकि अगर हम किसी नाउन को लिख रहे हैं तो नाउन को या एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे, या तो ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, या फिर एज ए कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगे। कॉम्प्लीमेंट यूज करते तो इसके लिंकिंग वर्ब के बाद आता है, तो यहाँ तो कोई लिंकिंग वर्ब है नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट का यूज नहीं होगा। ये सब्जेक्ट की तरह भी यूज नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए हमने कोई मेन वर्ब नहीं लिखा। मतलब कुल मिला के यहाँ हमने इसको यूज किया है एज ए ऑब्जेक्ट। ये किसका ऑब्जेक्ट हो सकता है? या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है, या तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि दो ही चीज का ऑब्जेक्ट होता है, या तो वर्ब का या तो प्रीपोजिशन का। तो हम क्या लिख देंगे? बिकॉज ऑफ। तो दे विल सक्सीड बिकॉज ऑफ देयर हार्ड वर्क, हमने रीजन दिया। तो सक्सीड करेंगे, क्यों सक्सीड करेंगे? अपने हार्ड वर्क के कारण। मीनिंग सेम होगा। अगर हम यहाँ
इस सेंटेंस को देखें तो मीनिंग पहले इसको देखते हैं। दे विल सक्सीड बिकॉज दे वर्क हार्ड। यहाँ दे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। वर्क हार्ड क्या हो गया, वर्क हार्ड क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। हमने पढ़ा था जो वर्क है एज ए नाउन भी यूज होता है और एज ए वर्ब भी यूज होता है। यहाँ हमने कैसे यूज किया, एज ए वर्ब यूज किया। कैसे ये यूज होता है ये हमने नाउन चैप्टर में, सॉरी वर्ब चैप्टर में पढ़ लिया। ये पूरा हमारा क्या हो गया, क्लाउज हो गया। ये पूरा क्या हो गया, क्लाउज हो गया। तब क्लाउज लिखा है तो यहाँ प्रीपोजिशन नहीं लिख सकते क्योंकि प्रीपोजिशन क्लाउज के लिए नहीं यूज होता है। अब ये क्लाउज है, क्लाउज बनाने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, कंजंक्शन लिखना पड़ेगा। तो क्लाउज बनाने का काम किसका है, कंजंक्शन का, प्रीपोजिशन का नहीं है। ये प्रीपोजिशन किसको हटा के अब ये सही हो गया। दे विल सक्सीड बिकॉज दे वर्क हार्ड। हमने बिकॉज का यूज किया रीजन देने की कि वो सक्सीड करेंगे। क्यों सक्सीड करेंगे, क्योंकि उन्होंने मेहनत किया, कड़ी मेहनत किया। दोनों का मीनिंग सेम है बट इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एज ए कंजंक्शन यूज होता है, ये एज ए प्रीपोजिशन यूज होता है। बाकी दोनों सेंटेंस का मीनिंग लगभग सेम है। दे विल सक्सीड बिकॉज ऑफ देयर वर्क हार्ड, दे विल सक्सीड बिकॉज दे वर्क हार्ड। ठीक, ये बात है हमें ध्यान रखनी। बिकॉज कंजंक्शन है, बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन है, अनलेस कंजंक्शन है, सेम मीनिंग के का प्रीपोजिशन विदाउट है, दाउ कंजंक्शन है, सेम मीनिंग का प्रीपोजिशन डिस्पाइट है, इन केस और इन केस ऑफ। ठीक, ये हो गया। यहाँ हमने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। लिखा है कि ही विल कॉन्टैक्ट यू इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, एन इमरजेंसी हमने एक नाउन लिखा है, कोई क्लाउज तो है नहीं। और ये इन केस ऑफ क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। मतलब अगर इमरजेंसी हुआ तो तुमको क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे। इन केस का मतलब क्या होता है, यदि इमरजेंसी हुआ तो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई क्लॉज लिखा होता तो दिक्कत होता। देखिए आगे सेंटेंस देखिए, ही विल कॉन्टैक्ट यू, सेम लिखा बाद में। इन केस ऑफ एन इमरजेंसी अराइजेस, हमने यहाँ लिख दिया अराइजेस। एन इमरजेंसी ये क्या हो गया हमारा, अब एन इमरजेंसी हमारा एक सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा एक वर्ब हो गया। मतलब पूरा का जो कॉम्बिनेशन है एन इमरजेंसी अराइजेस, ये अब एक हमारा क्या हो गया, अब ये एक हमारा क्लाउज हो गया। अब ये एक हमारा क्या हो गया, क्लाउज हो गया। ये क्या हो गया, क्लाउज हो गया। और क्लाउज जो है, अगर हमने क्लाउज लिखा है तो हमें क्या लिखना चाहिए, कंजंक्शन। चूंकि क्लाउज को बनाने के लिए हमें कंजंक्शन लिखना होता है, ना कि प्रीपोजिशन। तो ये क्या है, इन केस ऑफ एक प्रीपोजिशन है तो इसको हटा दो। ठीक, क्या लिखेंगे, ही विल कॉन्टैक्ट यू इन केस एन इमरजेंसी अराइजेस। ठीक, क्योंकि क्लाउज बनाने के लिए क्या यूज होता है, कंजंक्शन यूज होता है, ना कि प्रीपोजिशन। ठीक, क्लाउज क्यों बन गया, चूंकि हमने अराइजेस जो कि एक वर्ब है वो लिख दिया, इसलिए क्लाउज बन गया। यहाँ पर वर्ब नहीं था, एन इमरजेंसी एक नाउन था, तो यहाँ कोई प्रेडिकेट तो था नहीं। सिंपली सब्जेक्ट से तो क्लाउज नहीं बनता। सेंटेंस बनने के लिए या फिर क्लाउज बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट और साथ में एक प्रेडिकेट भी होना चाहिए, तभी क्लाउज बनता है। उसी के कॉम्बिनेशन को सेंटेंस भी बन जाता है। ठीक, ये हमने समझ लिया। तो अगले सेंटेंस को देखते हैं। यू शुड नॉट लीव अनलेस देयर परमिशन। अनलेस देयर परमिशन मतलब विदाउट देयर परमिशन, बिना उसके परमिशन के आप नहीं जा सकते। अब हम देखिए, हमने जो देयर लिखा है, देयर परमिशन, परमिशन क्या है, एक नाउन है। देयर क्या है, डिटर्मिनर है। देयर क्या है, अगर मैंने कोई डिटर्मिनर लिख दिया तो अगला वो नाउन ही होगा। ये भी हम लोग डिटर्मिनर में पढ़ चुके हैं। तो अब ये क्लाउज नहीं है, ये सिंपली नाउन है। सिंपली अगर नाउन है तो ये अनलेस क्या होता है, कंजंक्शन होता है। तो हम कंजंक्शन नहीं लिख सकते, हमें क्या लिखना होगा, विदाउट। क्या लिखना होगा, विदाउट। यहाँ तक हमने समझ लिया कि अगर हमने क्लाउज लिखा है तो क्लाउज बनाने के लिए हमें कंजंक्शन की जरूरत होती है। अगर हमने क्लाउज लिख दिया तो कंजंक्शन लिखेंगे। बट अगर हमने कोई फ्रेज लिख दिया या फिर कोई सिंपली एक नाउन लिख दिया तो वहाँ हम कंजंक्शन नहीं लिखेंगे, वहाँ हम क्या लिखेंगे, प्रीपोजिशन लिखेंगे। ठीक, तो हमको ये समझना है कि कंजंक्शन का काम है कनेक्ट करना। क्या हम यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं नहीं, हम रिलेट कर रहे हैं कि ये विल नॉट कॉन्टैक्ट यू एनी इमरजेंसी। हमें ये समझना है कि हमें क्या कर रहे हैं। हम अगर क्लाउज बना रहे हैं तो कंजंक्शन यूज होता है क्लाउज बनाने के लिए। अगर हम क्लाउज नहीं बना रहे हैं, सिंपली एक कोई फ्रेज लिखा है जिसको एज ऑब्जेक्ट बना के लिख दिया किसी फ्रेज को या किसी वर्ड को, तो वहाँ हम क्या लिखेंगे, प्रीपोजिशन। हमने किसी फ्रेज को या फिर किसी वर्ड को क्या बना दिया, एज ऑब्जेक्ट यूज किया, तो ऑब्जेक्ट किसका होता है, प्रीपोजिशन का, तो प्रीपोजिशन लिखेंगे। बट यहाँ हमने एक क्लाउज लिख दिया और क्लाउज बनाने का काम किसका है, कंजंक्शन का है, ना कि प्रीपोजिशन का। हमें कंजंक्शन लिखना होगा, बस ये ध्यान रखना है। ठीक, ये तीनों हो गया। तो
आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस हमारा क्या है, उसको पढ़ते हैं। He is always sad despite he is rich. Despite he is rich. हमें पता है अभी तक तो पढ़ते पढ़ते समझ गए he is rich क्या है, क्लाउज है। तो डिस्पाइट क्या है, ये तुरंत हमने बताया था प्रीपोजिशन है, यहाँ डिस्पाइट नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, क्या होगा, दाव। दाव क्या होगा, हमने कंट्रास्टिंग रिजल्ट दिया है, कंट्रास्टिंग रिजल्ट दिया, ही इज ऑलवेज सैड। हम क्या देते हैं, ऐसा रीजन देते सैड क्यों, क्योंकि वो गरीब है, ये ऑब्वियस रीजन है। बट हमने जो रीजन दिया है उल्टा रीजन है। अब कोई आदमी अमीर है उसके बावजूद भी क्या है, सैड है, ये क्या होगा, कॉन्ट्रास्टिंग रीजन दिया। और कॉन्ट्रास्टिंग रीजन के लिए कौन सा कंजंक्शन यूज होता है, दाव। ठीक, हमने समझ लिया। तो ये फिर ऐसा ही नहीं है कि हम सिर्फ ऐसा ही लिख सकते हैं, सिर्फ यही एक तरीका है ऐसा लिखने का, ऐसा भी नहीं है। अब हमको मन है कि हम डिस्पाइट लिखा रहने दें, डिस्पाइट लिखा रहने दें, उसके बाद भी हम सही करें, हम ऐसा लिख सकते हैं, ही इज ऑलवेज सैड डिस्पाइट बीइंग रिच। रिच होने के बावजूद, बीइंग रिच क्या है, एक जिरंड है, बीइंग रिच क्या है, जिरंड। हमने जिरंड को एज ए ऑब्जेक्ट यूज किया, मतलब अमीर होने के बावजूद। यहाँ हम लिख सकते हैं, हमने एक जिरंड लिखा है बीइंग रिच, अमीर होने के बावजूद। यहाँ प्रीपोजिशन लिख देंगे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्योंकि अब यहाँ कोई क्लाउज नहीं है। या फिर सिर्फ हम इतना ही लिख सकते हैं कि और भी कोई तरीका है लिखने का, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ही इज ऑलवेज सैड, he is always sad despite the fact that despite the fact that he is rich, despite the fact that he is rich। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ये जो हमने लिखा है डिस्पाइट द फैक्ट, द फैक्ट हमारा एक नाउन है, और जो हमने लिखा है दैट ही इज रिच, ये अपोजिटिव केस में लिखा गया, नेगेटिव केस में लिखा गया क्या है, नाउन क्लाउज है। अपोजिटिव केस में लिखा गया नाउन क्लाउज, जो कि फैक्ट के बारे में बताए। कौन सा फैक्ट, किस फैक्ट, तो सैड है डिस्पाइट द फैक्ट, तो कौन सा फैक्ट, क्या है फैक्ट, तो इस फैक्ट को बताने के लिए हमें क्या लिख, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही इज रिच। तो अपोजिटिव केस में हम कोई भी किसी भी नाउन के साथ में हम अपोजिटिव केस का नाउन इसलिए लिखते हैं क्योंकि उस नाउन के बारे में हमें फर्दर इंफॉर्मेशन देना होता है। इस बात पे भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं किसके, इस टॉपिक में जब हम नाउन चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें, तो ये भी हो चुका है। तो इस तीनों तरीका से हम लिख सकते हैं। तो हम चाहें ऐसा लिखें तो भी सही है, ऐसा लिखें तो भी सही है, और ऐसा लिखें तो भी सही है। ठीक, तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। ये हो गया हमारा। अब ये बढ़ते हैं, यहाँ मैंने लिखा है कि द कमल failed the test despite he had work hard। अब डिस्पाइट क्या है, एक प्रीपोजिशन है, ये वर्क हार्ड क्या है, क्लाउज है। तो क्लाउज बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें कंजंक्शन चाहिए। तो इसको भी हम तीन तरीका से लिख सकते हैं। पहला तरीका क्या है, या तो हम लिखें कमल फेल्ड द टेस्ट दाउ he had वर्क हार्ड, या तो हम ये लिखें। दूसरा दूसरा क्या तरीका है, या तो हम लिखें कमल फेल्ड द टेस्ट, कमल ने टेस्ट को क्या किया, फेल किया। क्यों फेल किया, ये क्या लिखना है, दाउ लिखना है, नहीं। तो फिर डिस्पाइट द फैक्ट that he had
वर्क हार्ड। हमने बताया था अगर हम किसी फैक्ट को, अगर किसी ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हैं तो कौन सा क्लॉज लिखते हैं, दैट क्लॉज। या फिर हम लिखें कमल failed the test despite working hard, despite working hard। ये तीनों तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो तीनों का तीनों क्या है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। कमल फेल्ड टेस्ट डिस्पाइट वर्किंग हार्ड, ये हमने समझ लिया। ठीक, इस बात को हमें ध्यान रखना है। कंजंक्शन भी लिख सकते हैं, बट कंजंक्शन लिख रहे हैं उसके बाद क्लॉज लिखना है। हम प्रीपोजिशन भी लिख सकते हैं, अगर हम प्रीपोजिशन लिख रहे हैं तो उसके बाद हमें कोई फ्रेज लिखना होगा जो कि एक नाउन काम कर रहा होगा। जैसे हमने एक यहाँ प्रीपोजिशन लिखा, यहाँ हमने प्रीपोजिशन लिखा, प्रीपोजिशन के बाद हमें सिर्फ क्या लिखा, जीरंड को एज ऑब्जेक्ट बना के लिखा, डिस्पाइट वर्किंग हार्ड, डिस्पाइट वर्किंग हार्ड। ठीक, तो यहाँ पर हमने फिर से प्रीपोजिशन लिखा था, हमने इस फैक्ट को क्या बना दिया, फैक्ट को क्या बना दिया, डिस्पाइट ही हैड वर्कड हार्ड। तो यहाँ हमने क्या लिखा, डिस्पाइट लिखा, तो डिस्पाइट का ऑब्जेक्ट कौन सा बन गया, ये फैक्ट, ये फैक्ट। और इस फैक्ट को एक्सप्रेस करने के लिए हम एक पॉजिटिव केस में एक नाउन क्लॉज लिख दिया, क्या, दैट ही हैड वर्क हार्ड। तो इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, सबका मीनिंग सेम है। ये बात हमने समझ लिया, कुछ और बात समझते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस क्या होना चाहिए, किस कंसेप्ट पे होना चाहिए। तो फिर एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। He got late. He got late. He had missed the bus. दूसरा, he had missed the bus. He got late। तो हमें प्रीपोजिशन फिल करना है, सॉरी कंजंक्शन फिल करना है इसमें से, yet, so, as, thou, now। तो अगर हम देखेंगे कि ही गॉट लेट, वह लेट हो गया, ये क्या है, रिजल्ट है, और इस रिजल्ट का हम रीजन दे रहे हैं, ये क्या है, रीजन है। रीजन अगर ऑब्वियस हो, कॉन्ट्रास्टिंग रीजन ना हो, जैसा रीजन लॉजिकल रीजन हो, तो हम क्या यूज करेंगे, हमने कहा था बिकॉज है, सिंस है, एज है, फॉर है, इसको हम क्या यूज करते हैं, रीजन देने के लिए। यहाँ क्या हो जाएगा, एज ही हैड मिस द बस, ही हैड मिस द बस, ये क्या है, ये क्या है, इसने बस को मिस कर दिया, ये एक रीजन है। इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया तो उसका रिजल्ट क्या आया कि वह लेट हो गया। उसने ये काम किया तो उसका रिजल्ट क्या आया, वह लेट हो गया। तो हमें रिजल्ट को एक्सप्रेस करना है, ऐसा रिजल्ट जो कि लॉजिकल है, तो क्या हो जाएगा, सो ही गॉट लेट। तो अब हम यही पढ़ने वाले हैं, कौन सा कंजंक्शन है जिसको हम यूज करते हैं लॉजिकल रीजन को एक्सप्रेस करने के लिए, कौन सा कंजंक्शन है जिसको हम यूज करते हैं कॉन्ट्रास्टिंग रीजन को एक्सप्रेस करने के लिए, और कौन सा कंजंक्शन है जिसको हम लॉजिकल रिजल्ट है उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं, और कौन सा ऐसा कंजंक्शन है जिसको हम यूज करते हैं कॉन्ट्रास्टिंग रिजल्ट को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक, तो चलिए उसको देखते हैं।
ही गॉट लेट, वह लेट हो गया, वो क्या रिजल्ट है। और ऐसा रिजल्ट आया, उसका क्या रीजन हमने बताया, क्योंकि उसने बस क्या कर दिया, मिस कर दिया। हमने एज लिखा, यहाँ पे लिखा कि वह बस को मिस कर देता, उसका रिजल्ट क्या होगा, उसने अगर ऐसा काम कर दिया है तो उसका रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, सो तो रिजल्ट को एक्सप्रेस करने के लिए क्या क्या होता है, चलिए देखते हैं। पहला हमारे पास है कंजंक्शन टू एक्सप्रेस contrasting रिजल्ट। कॉन्ट्रास्टिंग रिजल्ट को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास कंजंक्शन वो क्या क्या है, एक है हमारे पास, एक है हमारे पास क्या, बट, क्या है, बट, येट, लगभग सबका सेम मीनिंग, बट भी यूज कर सकते हैं, येट भी यूज कर सकते हैं, उसके जगह पर हम स्टिल भी यूज कर सकते हैं, नॉनदलेस भी यूज कर सकते हैं। होता है ये एक्चुअली क्या होता है, एडवर्ब होता है, लेकिन ये क्या एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है, कंजक्टिव एडवर्ब इसको बोल सकते हैं, कंजक्टिव एडवर्ब। इसको हम एडवर्ब चैप्टर में भी पढ़े थे। या फिर नेवरदलेस। तो अगर हमें कॉन्ट्रास्टिंग रिजल्ट को एक्सप्रेस करना, कंजंक्शन टू एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्टिंग रिजल्ट। कॉन्ट्रास्टिंग रिजल्ट क्या होता है, जैसे मान लो किसी ने कड़ी मेहनत किया, किसी ने कड़ी मेहनत किया, उसके बावजूद भी क्या हो गया, सॉरी कंट्रास्टिंग रीजन, हाँ रिजल्ट। अब मेहनत कोई बहुत अच्छा कर रहा है तो उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, उसको टॉप करना चाहिए या फिर बहुत अच्छा मार्क्स आना चाहिए, मतलब ही वर्क हार्ड, वो वर्क हार्ड कर रहा है, उसका रिजल्ट क्या, ही वर्क हार्ड बट, कारण ये लिख दें बट फेल्ड, क्या हो गया, उसने वर्क हार्ड किया तो उसका रिजल्ट होना चाहिए वो टॉप करे। है तो अगर हम मान लो उसने कड़ी मेहनत किया और जैसा उसने काम किया वैसे ही रिजल्ट आ गया, तो हम लोग क्या लिखें, ही वर्क हार्ड सो ही गेट बेटर मार्क्स, सो ही गेट बेटर मार्क्स। एक तो ये कंजंक्शन हो गया कि कॉन्ट्रास्ट के लिए। अब ये हो गया कंजंक्शन टू एक्सप्रेस लॉजिकल रिजल्ट, मतलब जैसा रिजल्ट होना चाहिए वैसे ही आया है, तो जो हम कंजंक्शन यूज करेंगे वहां सो, हैंस, देयरफॉर, सो, हैंस, देयरफॉर एंड दैट्स व्हाई, ये सारे कंजंक्शन यूज करेंगे। अब जैसे मान लो कि कोई आदमी एग्जाम का प्रिपेयर कर रहा था, कोई आदमी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा था, अब एग्जाम के प्रिपरेशन में क्या हुआ, वो फेल हो गया, बहुत मेहनत करने के बाद भी हम क्या लिखेंगे, ही वर्क हार्ड स्टिल ही फेल्ड, ही वर्क हार्ड येट ही फेल। ये क्या हो गया, कॉन्ट्रास्टिंग हो गया, तो कॉन्ट्रास्टिंग रिजल्ट दे रहे हैं तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, बट जैसा रिजल्ट आना चाहिए, जैसा एक्सेप्टेड था वैसे, जैसे किसी ने मेहनत किया एक्सेप्टेड था कि अच्छा रिजल्ट आएगा, ही वर्क हार्ड सो ही गेट बेटर मार्क्स, ही वर्क वेरी हार्ड सो ही टॉप इन द, हैंस ही टॉप या फिर देयरफॉर ही टॉप, जैसे एक्सेप्टेड था वैसा ही रिजल्ट आया, तो हम हैंस, देयरफॉर, दैट्स व्हाई का यूज करेंगे। ठीक, हमने समझ लिया। ठीक, ये तो हो गए रिजल्ट को एक्सप्रेस करने के लिए लॉजिकल रिजल्ट, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग रिजल्ट ये। ठीक, कोई भी यूज कर सकते हैं, बट भी यूज कर सकते हैं, येट भी यूज कर सकते हैं, स्टिल भी यूज कर सकते हैं, नॉनदलेस, ठीक उसी प्रकार हैंस, देयरफॉर, दैट्स व्हाई कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक, तो अगला क्या है हमारे पास, अब अगला है रीजन देना है, अब हमें रीजन देना है। कंजंक्शन टू एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्टिंग रीजन, एक्सप्रेस लॉजिकल रीजन। रीजन को देखते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग रीजन, रीजन जो है वो क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग है। जैसे
हम रिजल्ट आया अभी, ही टॉप्ड इन द एग्जाम, क्योंकि उसने टॉप किया एग्जाम, क्यों? अब हम रीजन दे रहे हैं, बिकॉज ही वर्क, ये क्या है? लॉजिकल रीजन है। अगर हम कॉन्ट्रास्टिंग रीजन है, ही नेवर स्टडीड, थाउ ही टॉप इन द, उसका क्या होगा? कॉन्ट्रास्टिंग, मतलब उसने पढ़ा ही नहीं, उसके बावजूद भी क्या हो गया? टॉप करते हुए क्या हो गया? कॉन्ट्रास्टिंग रीजन दे रहे हैं कि बिना पढ़े ही क्या कर गया? टॉप कर गया। तो हम कॉन्ट्रास्टिंग दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? कॉन्ट्रास्टिंग। क्या यूज करेंगे? दाउ, दाउ, वाइल, whereas, however, हालांकि however जो है वो क्या होता है? एडवर्ब। क्या है? कंजक्टिव एडवर्ब। अब लॉजिकल का क्या होगा? बिकॉज, हमने अभी तुरंत एग्जाम्पल पढ़ा था, सिंस, फॉर और एज, बिकॉज, सिंस, फॉर, एज, दाउ, वाइल, वेयरएज, हाउएवर, क्या? कॉन्ट्रास्टिंग रीजन के लिए। ये हमने समझ लिया। अब इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस देखते हैं। तब तक इसको नोट कीजिए। तो यहाँ हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, उन सेंटेंसेस को हमें देखना है। लिखा है ही विल नॉट हेल्प अस, ये क्या है? वॉन्ट लिखा है, इसका मतलब होता है विल नॉट, ही विल नॉट हेल्प अस, ये हमारी मदद नहीं करेगा। डैश ही हैज मच मनी, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। हैज मच मनी एक है, प्रेजेंट टेंस लिखा है, फिर वो फ्यूचर में हमारी मदद नहीं करेगा। ठीक, ये क्या है? अभी है, बट वो ऐसा नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा। हमने रिजल्ट बताया है कि फ्यूचर में वो ऐसा काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसका मैंने क्या दिया? रीजन दिया। रीजन क्या है? कॉन्ट्रास्टिंग रीजन है। रीजन क्या है? अपोजिट रीजन है। हम क्या क्या हम बोल रहे हैं ही विल नॉट हेल्प अस, पूछेगा क्यों नहीं मदद करेगा? बिकॉज ही हैज मच मनी। क्या लॉजिकल रीजन है या फिर कॉन्ट्रास्टिंग रीजन है? कॉन्ट्रास्टिंग रीजन है, इसलिए हम या क्या यूज करेंगे, या फिर दाउ यूज करें, या फिर वाइल यूज करें, या फिर हाउएवर यूज करें, या फिर वेयरएज यूज करें। हम क्या यूज कर सकते हैं? दाउ। हमने रीजन दिया, व्हाई ही विल नॉट हेल्प अस, ये लॉजिकल रीजन होता तो हम क्या लिखते हैं? बिकॉज ही हैज, बट यहाँ कॉन्ट्रास्टिंग रीजन हमने दिया। रीजन जो दिया है, क्या दिया है? कॉन्ट्रास्ट। ये क्या है? रीजन है, अपोजिट रीजन है। रीजन कैसा है? अपोजिट है, इसलिए दाव कॉन्ट्रास्टिंग नेचर है। अमीर होने के बावजूद वो क्या करेगा? नहीं मदद करेगा। ही हैज मच मनी, डैश ही वॉन्ट हेल्प अस, ये क्या? एक रिजल्ट है। ये क्या? एक रिजल्ट है। उसके पास बहुत सारा पैसा है, उसका रिजल्ट क्या होगा? वो हमको मदद नहीं करेगा। रिजल्ट क्या होना चाहिए था? वो हमको मदद करना चाहिए था। तो रिजल्ट कैसा है? अपोजिट रिजल्ट। रिजल्ट अगर अपोजिट है तो कौन सा यूज करेंगे? कौन सा यूज करेंगे? ये बट स्टिल कुछ भी यूज कर सकते हैं। एवरीवन लव्स हिम सो ही इज वेरी ऑनेस्ट। अब चूंकि उसको सब आदमी प्यार करता है इसलिए वो ऑनेस्ट है। क्या हम ऐसा बात कर रहे हैं? नहीं। कोई आदमी जो है, सब आदमी किसी आदमी को क्यों प्यार करता है? उसका रीजन होता है कि वो बहुत ऑनेस्ट होता है। यहाँ हमें रीजन देना है, ये रिजल्ट नहीं है, ये क्या है? रीजन है। एवरीवन लव्स हिम, व्हाई एवरीवन लव्स हिम, उसका हमें रीजन देना है। तो रीजन क्या है? लॉजिकल है। रीजन कैसा है? लॉजिकल है, चूंकि वो ऑनेस्ट है। रीजन लॉजिकल है, इसलिए हमने बिकॉज या फिर एज या फिर कुछ भी लिख सकते हैं। ही वाज इनोसेंट नाउ दे सेंट हिम टू जेल। अब वो इनोसेंट है तो उसको क्या बोल, जेल नहीं भेजना चाहिए। तो उसका रिजल्ट क्या मिला? ये रिजल्ट कैसा है? अपोजिट है। लेकिन जो हमने दाव लिखा है वो क्या होता है? अपोजिट है। रिजल्ट को रीजन को एक्सप्रेस करने के यूज किया जाता है। यहाँ अपोजिट हमारे पास रिजल्ट है, रिजल्ट अपोजिट है, और ये यूज किया जाता है। दाव हो गया, वाइल हो गया, हाउएवर, वेयरएज, क्या है? रीजन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। हमें क्या चाहिए? अपोजिट रिजल्ट चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं? बट दे स्टिल, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हमने देख लिया, इसको नोट कीजिए। फिर आगे कुछ और सेंटेंस देखते हैं।
सेंटेंस और लिखे हैं उसे भी हमें सही करना है। एज ही ऑफ्टन मेक्स मिस्टेक सो ही इज टीचर। कोई आदमी बहुत मिस्टेक करता है तो उसको आप टीचर बना दोगे, इसका रिजल्ट ये होगा आप उसको टीचर बना दोगे? नहीं, आप यहाँ रीजन दे रहे हो ये कि ये बहुत मिस्टेक करता है और उसके बावजूद भी ये क्या है, एक टीचर है। आप कॉन्ट्रास्टिंग रीजन दे रहे हो। क्या दे रहे हो? एक रिजल्ट है, ये क्या है, एक रीजन है। कैसा रीजन है? अपोजिट रीजन है। अब टीचर है तो उसको मिस्टेक बहुत कम से कम करना चाहिए, नेग्लिजिबल करना चाहिए। यहाँ लिख सकते ही ऑफ्टन मेक्स मिस्टेक वाइल ही इज अ टीचर। टीचर होने के बावजूद भी क्या कर रहा है, बहुत सारे मिस्टेक्स कर रहा है। अपोजिट रीजन दे रहे हैं। अब टीचर है तो उसको मिस्टेक नहीं करना चाहिए, बट यहाँ क्या हो रहा है, बहुत सारा मिस्टेक कर रहा है। क्या हो गया? अपोजिट रीजन हो गया। अब आई एम देयर फ्रेंड सिंस आई मस्ट हेल्प हिम। तो यहाँ क्या है, मैं उसकी मदद करूंगा। क्यों करूंगा? अब ये सिंस हमने लिखा है, सिंस क्यों यूज करते हैं? रीजन देने के लिए करते हैं। इसलिए करते हैं बिकॉज है, सिंस है, एज है, क्या है, रीजन दे रहे हैं। मैं उसको मदद करूंगा, इसका रीजन क्या है कि मैं उसका फ्रेंड हूँ इसलिए उसको मदद करूंगा। ये रीजन होगी। आई मस्ट हेल्प हिम। पहले हमको ये डिसाइड करना है, ये जो लिखा है आई मस्ट हेल्प हिम, ये क्या है? ये एक रिजल्ट है या फिर रीजन है? रीजन है। आई एम देयर फ्रेंड, मैं उसका दोस्त हूँ, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट होगा कि मैं उसको मदद करूंगा। अगर ये लिखा होता आई विल हेल्प हिम बिकॉज ही इज माई फ्रेंड, थी उसमें क्या हो जाता? रीजन होता। अब यहाँ हमने बता दी आई एम देयर फ्रेंड, उसका रिजल्ट ये होगा कि मैं उसको क्या करूंगा, मतलब ये रीजन नहीं, ये क्या है, एक रिजल्ट है। और क्या, एक पॉजिटिव रिजल्ट है। सो आई मस्ट, या फिर सो आई मस्ट हेल्प, या फिर हेंस मस्ट हेल्प, ये हम लिखेंगे। एज राकेश वॉज ब्रेव हार्टेड, ये हमने रीजन दिया कि चूंकि राकेश जो ब्रेव हार्टेड है तो उसने क्या किया, उसने डिसाइड किया कि वो क्या करेगा, आर्मी ज्वाइन करेगा। हम ही डिसाइड टू ज्वाइन द आर्मी, व्हाई ही डिसाइडेड टू ज्वाइन द आर्मी, ये लिखें बिकॉज राकेश वॉज ब्रेव हार्टेड, एज राकेश वॉज ब्रेव हार्टेड। रीजन देने के लिए एज यूज करते हैं। हेंस आई मस्ट हेल्प हिम, या फिर सो आई मस्ट हेल्प हिम। आई एम देयर फ्रेंड, मैं उसका दोस्त हूँ, तो उसका रिजल्ट होगा कि आई मस्ट हेल्प हिम। ये उसका रीजन नहीं है, ये क्या है, रिजल्ट है। ठीक, तो ये हमने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। कि हमें ये देखना होता है कि हमें रीजन देना है तो क्या यूज करना है, कॉन्ट्रास्टिंग रीजन देना है तो क्या यूज करना है। उसके बाद है आठवां, लेट्स नॉट गो ऑन फुट, वी आर ऑलरेडी लेट, वी आर ऑलरेडी लेट। ऑप्शंस क्या है हमारे पास? क्या हम फॉर लिख सकते हैं, क्या हम हाउएवर लिख सकते हैं, क्या हम येट लिख सकते हैं, क्या हम सो लिख सकते हैं। तो हमें क्या पता है, जो फॉर है, फॉर का यूज करते हैं रीजन देने के लिए, हाउएवर का यूज करते हैं कॉन्ट्रास्टिंग रीजन देने के लिए, येट का यूज करते हैं कॉन्ट्रास्टिंग रिजल्ट देने के लिए, सो का यूज करते हैं लॉजिकल रिजल्ट देने। हम क्या बोल रहे हैं, लेट्स नॉट गो ऑन फुट, क्यों नहीं जाए फुट पर, हम उसका रीजन बता रहे हैं कि वी आर ऑलरेडी लेट, फॉर वी आर ऑलरेडी लेट। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया, तो हमने समझ लिया। ठीक, तो यहाँ हमें क्या देना है, रीजन देना है
इसलिए हमने यहाँ फॉर का यूज किया है। अब एक दो और बातें छोटी छोटी, एक दो तीन, ये जो रेदर वर्ड होता है, ये जो रेदर वर्ड होता है, इसका हम यूज कैसे कैसे करते हैं। रेदर एडवर्ब होता है, एज ए एडवर्ब इसका हम कैसे यूज करते हैं, एज ए एडवर्ब। पहला यूज होता है फॉर प्रेफरेंस, दूसरा यूज फॉर डिग्री, फॉर डिग्री, तीसरा फॉर करेक्शन। तो कैसे कैसे करता है, तो जो रेदर है वो एडवर्ब होता है और कंजंक्शन भी होता है। तो पहले हम रेदर का यूज देख रहे हैं एज अ एडवर्ब। तो प्रीफ्रेंस देने के लिए भी हम यूज करते हैं कि इसमें से हमको क्या ज्यादा पसंद है। वुड रेदर, वुड रेदर का मतलब होता है प्रेफर टू। तो आई वुड रेदर प्रेफर स्टे एट होम देन गो आउट। मैं क्या ज्यादा प्रेफर करूंगा, घर पे रहना ज्यादा प्रेफर करूंगा बाहर जाने से अच्छा। और रेदर के साथ देन का यूज होता है। हमने यहाँ यूज किया है रेदर का एज ए डिफरेंस, डिग्री या फिर क्वाइट फिट। द मूवी वाज रेदर बोरिंग, बहुत ज्यादा ही क्या है, बोरिंग। मतलब इंक्रीज इन डिग्री को रेफर कर, रेदर बोरिंग। करेक्शन, ही इज टीचर और रेदर अ प्रोफेसर। यह करेक्शन पे वो टीचर है या फिर प्रोफेसर है। हम करेक्शन करिए टीचर और रेदर ए प्रोफेसर, कि टीचर ना हो तो क्या वो एक प्रोफेसर है, टीचर नहीं हो क्या एक प्रोफेसर है। यहाँ में एज ए करेक्शन करने के लिए यूज किया है। ये हो गया यूज एज ए एडवर्ब। हमने यहाँ कैसे यूज किया है, एज ए एडवर्ब। बट ये जो है ये एक एडवर्ब की तरह भी जो रेदर है ये तो सिंपल एडवर्ब हो गया, और ये कंजक्टिव एडवर्ब की तरह भी यूज होता है। अब हमें इसका यूज देखना है, कंजक्टिव एडवर्ब। कंजक्टिव एडवर्ब की तरह कैसे यूज होता है। तो पहले इसको लिखिए सेंटेंस को, उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो इसका हम यूज करते हैं, पहला कॉन्ट्रास्ट, दूसरा करेक्शन, तीसरा व्हेन के साथ। वो क्या है, चलिए व्हेन नहीं, रेफरेंस ऑफ आइडिया। रेफरेंस ऑफ आइडिया, रेफरेंस ऑफ आइडिया, गलत लिख रहे हैं हम। रिप्लेसमेंट ऑफ आइडिया, रिप्लेसमेंट ऑफ आइडिया कुल मिला के प्रेफरेंस के तरीके से ही है। तो चलिए इसको मिटाते हैं। यहाँ कोई सेंटेंस लिखा है, मैंने लिखा है कि कॉन्ट्रास्ट, ही डिड नॉट फेल द एग्जाम, वह परीक्षा फेल नहीं हुई है। रेदर ही चूज नॉट टू अपीयर। तो किसी आदमी को लगेगा कि वो मान लो उसका रिजल्ट आया और रिजल्ट में उसका रिजल्ट आया कि सभी जो सब्जेक्ट है सब में 0 मार्क है, तो लोग कहेगा वो फेल हो गया, उसमें कुछ नहीं आता है। तो यहाँ बोलना चाह रहा है कि वो फेल नहीं हुई है, बल्कि उसने एग्जाम दिया ही नहीं था। अब क्यों नहीं दिया था, रेदर ही चोज नॉट टू अपीयर, उसने पसंद किया क्या, एग्जाम में नहीं अपीयर हुआ। ही डिड नॉट फेल द एग्जाम, वो फेल नहीं हुई है, बट उसने चूज किया है परीक्षा में नहीं शामिल होना। ठीक, एक कॉन्ट्रास्ट हो गया। सी इज नॉट लेजी, वह क्या नहीं है, लेजी नहीं है। रेदर सी इज वेरी केयरफुल विथ हर वर्क। ये क्या करेक्शन कर रहा है, किसी को लग रहा होगा वो लेजी है, बट हमें पता नहीं वो लेजी नहीं है, वो क्या है,
केयरफुल है। रिप्लेसमेंट ऑफ आइडिया, आई वांट इट वाज नॉट एंगर, उसी को देखा हम लगा गुस्सा हो क्या, हम बोले वो गुस्सा नहीं बल्कि क्या है, निराश है, नाराज है। तो रिप्लेसमेंट ऑफ आइडिया, तो एंगर नहीं, वो क्या है, एक डिसअपॉइंटमेंट है। कोई आदमी आपको उसको देख लगता है बहुत गुस्सा है, कोई आदमी बोला, कोई बगल मान लो वही होगा, बोला ये गुस्सा नहीं, ये एक नाराजगी है, वो नाराज है किसी कारण, मान लो रिजल्ट खराब हो गया तो उस कारण से वो नाराज है, ना कि वो किसी पे गुस्सा है। ठीक है, क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ आइडिया। देख से कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट मतलब ये बता रहे हैं कि उसने ये काम, उसने आपको जो लग रहा है वो एग्जाम फेल कर गई है, बट ऐसा नहीं है, उसने क्या किया, वो चूज किया है कि वो फेल हो जाए। वो फेल हुई नहीं है, किसी ने एग्जाम दिया और फेल हो, नहीं, वो खुद पसंद की है फेल होना, क्योंकि उसने एग्जाम नहीं दिया। तो क्या हो गया, कंट्रास्ट हो गया, करेक्शन। अब किसी को लग रहा होगा कि वो लेजी है, बट हम ये बताना चाह रहे हैं वो लेजी नहीं है, बल्कि उसका अपोजिट है, वो तो केयरफुल है। तो यहाँ क्या है, करेक्शन, हम बोल सकते कॉन्ट्रास्ट ही है। रिप्लेसमेंट ऑफ आइडिया मतलब किसी को देखने से आपको लग रहा है कि वो नाराज है, बट वो नाराज नहीं है, तो जैसे आप सोच रहे हो वैसा नहीं है, कुछ और है, रिप्लेसमेंट ऑफ आइडिया। तो यहाँ ऐसे भी यूज किया जाता है। ठीक, ये हमने देख लिया कि रेदर का कैसे यूज होता है। और ये जो देन वर्ड है, देन का यूज हम एज ए कंजंक्शन कैसे करते हैं, देन का यूज एज ए कंजंक्शन, देन का यूज एज कंजंक्शन। तो पहला यूज हम लोग करते हैं फॉर कंपैरिजन करने के लिए, क्या, कंपैरिजन के लिए। फर्स्ट कंपैरिजन, दूसरा एक्सप्रेसिंग चॉइस और डिफरेंस, तीसरा एक्सपेक्ट के मीनिंग में मतलब इसके अलावा, एक्सेप्ट के मीनिंग में यहाँ हम लोग यूज करते हैं। तो इससे रिलेटेड सेंटेंस क्या होगा उसको देखते हैं। तो कंपैरिजन में तो हर एक आदमी ने यूज किया होगा देन का, इसे यूज किया होगा, हम लिखा ही इज टॉलर देन आई एम, ये तो सब आदमी यूज किया होगा। और सेंटेंस इसका हो गया, इसका भी ऊपर ही लिख रहे हैं क्योंकि ऊपर ज्यादा जगह है। I would rather walk than drive there, मैं वहाँ ड्राइव करने से अच्छा चलना पसंद करूँ। ये क्या हो गया, प्रीफरेंस हो गया, क्योंकि ज़्यादा किसको प्रेफर करेंगे, ये हमने प्रेफरेंस कर दिया। उसके बाद एक्सेप्ट, आई हैव नो चॉइस अदर देन दैट, आई हैव नो चॉइस अदर देन दैट, के प्रेफरेंस के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। आई हैव नो चॉइस, इसके अलावा, अदर देन दैट, दैट को हम कनेक्ट कर रहे हैं अदर से, अदर दैट। यहाँ में क्या एक्सेप्ट के मीनिंग में यूज किया है एज ए कंजंक्शन। तो थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा कि ये जो देन है ये तो कंजंक्शन ही होता है, इसमें क्या लगा रहेगा, देन को एज ए कंजंक्शन यूज किया जाता है। ये हो गया तीसरा यूज हमने देख लिया। चौथा यूज होता है हमारे पास, इसका हम यूज करते हैं व्हेन के रिप्लाई के लिए। किसका रिप्लाई के लिए, व्हेन का रिप्लाई के लिए। जब हम इसका यूज करते हैं कब, जब यूज करते हैं, यूज आफ्टर वर्ड, कौन सा वर्ड, यूज आफ्टर वर्ड्स लाइक क्या, हार्शली, हार्डली। तो अगर इस वर्ड के बाद हम यूज करते हैं तो ये व्हेन का रिप्लाई के लिए भी यूज होता है। और ये क्या शो करता है, टू शो इमीडिएट सीक्वेंस,
इमीडिएट सीक्वेंस क्या शो करने के लिए, इमीडिएट सीक्वेंस को शो करने के लिए यूज किया जाता है। कैसे, तो कंपेरिजन हमने देख लिया, इज टॉलर देन में यहाँ कंपेरिजन हो रहा है, वह लंबा है किससे, आई से। आई क्या है, ही क्या लंबा है आई से। आई वुड रेदर यानी कि प्रेफर करूँगा क्या, वॉक देन ड्राइव, यहाँ प्रेफरेंस को शो कर रहे हैं कि हम क्या प्रेफर करेंगे ज़्यादा, ड्राइव करना, वॉक को ज़्यादा प्रेफर करेंगे देन ड्राइव। एक्सेप्ट मेरे पास इसके सिवा कोई आइडिया, आई हैव नो अदर चॉइस, इसके सिवा अदर देन दैट, तो यहाँ एक्सेप्ट के मीनिंग में यूज हुआ है। ठीक, ये हमने देख लिया। अब लास्ट यूज क्या है हमारा, हार्डली had we arrived then problem started। हार्डली हैड वी अराइव्ड, उसका मतलब हो गया कि हम मुश्किल से पहुंचे ही थे, मतलब मैंने अभी जस्ट पहुंचा ही कि प्रॉब्लम क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। यहाँ इमीडिएट सीक्वेंस रेफर कर, हार्डली हैड वी अराइव्ड, स्कार्सली हैड वी, मतलब जस्ट पहुंचा ही था कि ये होने लगा था, यहाँ भी हमने देन का यूज किया है। ठीक, ये जो होता है वुड रेदर, एक होता है प्रेफर टू, तो इसके बाद भी हमें देन ही यूज करना होता है, देन देन, और इसके साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी होती, वुड रेदर, देन, प्रेफर टू और देन, ये इसका सीक्वेंस, ये हमें याद रखना है। ठीक, देन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, ये हमने समझ लिया। तो हमने ये समझ लिया कि देन एज ए कंजंक्शन कैसे यूज किया जाता है। उसके बाद हमने ये देखा कि जो रेदर वर्ड है जेड वर्ब भी यूज होता है, कैसे कैसे यूज होता है। जेड वर्ब जब हमें क्या करना हो, कंट्रास्ट शो करना हो, या फिर या हमें क्या शो करना हो, प्रीफ्रेंस शो करना हो, या फिर हमें डिग्री का इंक्रीज या डिक्रीज शो करना हो, या फिर कोई करेक्शन शो करना हो, जैसे कि वो प्रोफेसर है, ही इज ए टीचर और रेदर ए प्रोफेसर, ये क्या हो गया, करेक्शन हो गया, तो वहाँ हमने यूज किया। दूसरा हमारा हो गया कंट्रास्ट, क्या हो गया, कंट्रास्ट, कि ऐसा नहीं वैसा है, ऐसा नहीं वैसा है। तो कंट्रास्ट के लिए इसमें यूज नहीं होता है, कंट्रास्ट हम तब यूज करते हैं जब हम उसको एज ए कंजंक्शन यूज करते हैं। एज ए एडवर्ब कैसे कैसे यूज करते हैं, पहला हमारा हो गया प्रीफरेंस देते हैं, क्या देते हैं, प्रीफरेंस। दूसरा इंक्रीजिंग डिग्री, और तीसरा हमारा हो गया करेक्शन। और एज ए कंजंक्शन रेदर को कैसे कैसे यूज करते हैं, एज ए कंजंक्शन यूज करते हैं कॉन्ट्रास्ट के लिए, और करेक्शन के लिए, और रिप्लेसमेंट ऑफ आइडिया के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।